नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने समाज सेवी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तमाम पदों पर रहकर राष्ट्र सेवा करने वाले श्री बी के धर साहब का। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छपी हैं, पहले आइए उसकी जानकारी आपको दे दें। इंडिया गठबंधन की महारैली, राहुल के साथ 15 सियासी दलों का दिखा दम। ये पहली खबर है अखबार की। मुंबई से नक्सलियों के बेस इलाके में अब फोर्स की धमक। ये जगदलपुर से खबर है। अरुणाचल सिक्किम में अब 2 जून को मतगणना। नई दिल्ली से खबर, पहले 4 जून को होने वाली थी। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 15 मई से होगी शुरू। ये खबर भी दिल्ली से। आतंकियों पर एक्शन, कुर्क की 4 संपत्तियां। ये खबर भी दिल्ली से। द्रमुक के लिए फ्यूचर गेमिंग बना सबसे बड़ा दानदाता। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश पर केस, उनके साथ ओएसडी और कई अफसर भी। ईओडब्ल्यू ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मामला। कांग्रेस बोली हार के डर से साजिश। ये रायपुर की खबर है। 2 साल पहले 2 लाख प्रौढ़ों से दिलाई परीक्षा, अंक सूची देना भूला विभाग, अब उन्हीं 2 लाख का हुआ एग्जाम। रायपुर से खबर है। नगर पंचायत अध्यक्ष, जनपद सदस्य सहित सैकड़ों का भाजपा प्रवेश। कोरबा की खबर फ्रंट पेज पर। रेव पार्टियों में सांपों का जहर, शिकंजे में एल्विस। यूट्यूबर को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। नई दिल्ली से खबर है। सीनियर ने साथ छोड़ा, लंदन मेडिकल कॉलेज ने प्रवेश तक नहीं दिया। अब भारतवंशी ढिल्लों ने आंतों के कैंसर का पहला टीका बनाया। ये खबर लंदन से है। माँ मैं लौट आया, खुशियाँ फिर मुस्कुराई। सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी खबर है। भाजपा को कुल 6,986 करोड़ चंदा, लॉटरी किंग से डीएमके को 509 करोड़। नई दिल्ली की खबर है। रायपुर में अंधड़, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा में कई जगहों पर बारिश। फसल को सूंघ कर सिम से अलर्ट मैसेज देंगे सेंसर। सीडैक का WSM। ये हैदराबाद से खबर है। पहली खबर, कल महाराष्ट्र में भारत न्याय यात्रा, क्या ऐसा कुछ नाम है उसका, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसका समापन कल मुंबई में हुआ। और इंडी गठबंधन, जिसको लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसके 15 कद्दावर नेता उनके साथ मंच पर थे। और जो कुछ कहा गया है आपने भी सुना है, किस तरह से राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए। फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद की बिटिया, ये सारे लोग वहाँ जो कुछ बोले आपने सुना है। अब ये कहा जा रहा है कि दम दिखाया इन्होंने। कितना दम दिखा सर आपको इसमें? देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, दम दिखाया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगभग ऐसा लगने लगा था कुछ समय पहले कि विपक्ष है ही नहीं कुछ जी, कहीं पे भी, मतलब बिखरा हुआ, इतना ज्यादा बिखर गया था, ऐसा लग रहा था कि सब जगह से बिखरा हुआ है। तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी, ये 15 दल साथ में आए, इन लोगों ने एक रैली की। उस रैली में किसने क्या बोला वो तो सियासी होता, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वो तो डेफिनेटली जो सत्ता पक्ष है उसकी बुराई करेंगे, अपनी भलाई करें, अपनी बढ़ाई करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग जुड़ के आए साथ में। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जुड़े रहें। हाँ बिल्कुल। और इनको जोड़े रखने में कहीं न कहीं हमारी आपकी भी भूमिका है। हाँ, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि दृश्य इस तरह का उपस्थित हो जाता है कि सामने वालों को लगता है कि यहाँ कुछ दम नहीं रह गया तो चलो उधर। ये माहौल हम ही आप बनाते हैं। तो आम आवाम जो माहौल बनाती है, उसको इस बात का जरूर ख्याल रखना होगा कि जिसे कहा जाता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसमें सशक्त विपक्ष हो, ताकि वो नकेल डाले सत्ता पक्ष को। उनको वो रावण ना बनने दे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पढ़ा करते हैं कि नेहरू जी के सामने लोहिया जी जब खड़े होते थे तो कई बार यह भी स्थिति बनती थी कि लोहिया जी को चुनाव लड़ने के लिए वही प्रेरित करते थे कि आप चुनाव लड़ो। आओ सामने, लड़के हाँ सामने आओ, तो कम से कम कोई तो कहे लोकसभा में आके। कहीं हमसे गलती हो तो कोई तो कहने वाला हो। यही स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी थी। वो भी जब चुनाव हारे थे ग्वालियर से, माधवराव सिंधिया से, तो उनको ससम्मान ये कहा गया था कि आप सदन में कैसे हैं, तो सदन में आने का तरीका होता है राज्यसभा में। तो वो उनकी कमी कहीं न कहीं जो संसद में बैठते हैं लोग, उनको महसूस होती थी। तो ये हमारे देश की खासियत है। और उस खासियत में अगर हम और आप भी अपनी भूमिका निभाएं कि उनको नर्वस ना करें, बल्कि उनको ये कहें ठीक है आप लड़िए। और ये और सामने आइए और जुड़े रहिए। हाँ, जुड़े रहिए, साथ में जुड़े रहिए, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ठीक है, इसमें क्षेत्रीय दल भी हैं और राष्ट्रीय दल भी हैं, लेकिन जिस भी स्तर का दल हो,
साथ में जुड़े रहिए, एक बहुत बढ़िया विपक्ष सामने दीजिए जिससे कि भाजपा की सरकार, वो तो आनी ही है जी 2024 में, उसमें तो इनको भी खुद शक नहीं है। जी। तो 2024 में जब भाजपा की सरकार आ जाए तो वो उछड़लंक ना हो जाए, एकदम हाथ छुट्टा ना हो जाए, उनको डर लगे नहीं यार विपक्ष बहुत मजबूत है सामने, हमको एक जो काम करना है वो संविधान के तहत करना है और नियमों के तहत करना है और अच्छा करना है। मतलब आप भी ये मानते हैं कि जो पूर्वानुमान आ रहा है, जो सर्वे आ रहा है, उसमें जो कहा जा रहा है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो उस दिशा में भाजपा अग्रसर है? सीटों का तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ये तो पक्का है। देखिए आज से नहीं, ये तो मेरे को तो 19 में ही लग गया था कि 24 में भी आएगी, इसलिए। और आज जो माहौल है, देखिए हम तो माहौल को, छोटे मोटे लोग हैं हम लोग, माहौल देख के चलते हैं। उस माहौल में कहीं ये नहीं लग रहा है कि भाजपा जो है वो सरकार नहीं बनाएगी या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और सर्वे जो आए हैं उन्होंने, सर्वे ने और ज़्यादा उसको मजबूत कर दिया है। नहीं, खैर सर्वे कभी कभी फेल भी होते हैं। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें लगभग बोल रहे थे कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, लेकिन नहीं आई। कई बार ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सर्वे सही है, लेकिन ये जरूर है कि जो एक आकलन किया जाता है कि ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी, है ना, बड़ा 40 सीटों का मामला है। बिहार में तो थोड़ा मैनेज कर लिए, उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी सीटें दे करके अखिलेश ने उनको प्रसन्न कर लिया है, लेकिन अभी भी अंदर अंदर बात चल रही, क्योंकि कल अखिलेश उस महारैली में नहीं गए थे। अब ये हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन तबीयत खराब थी कि उनका सियासी ड्रामा है, क्या है, वो तो वही बड़ा आदमी चला जाता जी। कई प्रदेशों में ऐसा है कि इंडी गठबंधन का आपस में, जो गठबंधन में शामिल लोग हैं, वो जब नाराजगी व्यक्त करते हैं और ऐसा लगता है कि इनके बीच गठबंधन नहीं हो पाएगा, तो लगता है कि जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है। दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन है, पंजाब में नहीं है जी। तो ये सब चीजें हैं राजनीति में। तो देखिए राजनीति ऐसा खेल है, बहुत ही चतुर आदमी चाहिए उसके लिए। मैं तो नहीं समझ पाता हूँ, थोड़े देर बाद एक अचानक एक बम फूटता है और पता चला इसने उसको कर दिया, उसने उसको कर दिया। अब आप वाली बात जो आपने कहा कि आप पंजाब में आंखें दिखाएंगे और यहाँ मोहब्बत दिखाएंगे, हाँ, ये राजनेता ही कर सकता है। कैसे होगा? वहां पे बुराई करेगा और यहाँ पे उसको अच्छा बोलेगा। मतलब एक आंख प्रशंसा करेगी, दूसरी आंख बुराई करेगी। पता नहीं क्या ये राजनीतिक ही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। मैं अगर आपकी अच्छाई करूंगा तो अच्छाई करूंगा और बुराई करूंगा तो बुराई करूंगा। ये नहीं हो सकता कि जब मैं ऐसे करके बैठा हूँ तो आपकी अच्छाई कर रहा हूँ, ऐसे करके बैठा तो बुराई कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी, लेकिन राजनेता कर लेते हैं। कर लेते हैं बिल्कुल, और दिखा रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं। कहा करते हैं ना लोग परिहास में कि अभिनेता जो है वो नेताओं की कलाबाजी देख करके आत्महत्या कर ले, ऐसी स्थिति उनके सामने पड़ती है कि हमें तो लगता है कि ग्लिसरीन लगाना, क्या क्या लगाते हैं ना, गिरगिट भी शर्मा गई। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने जो इसके पहले कहा परिहास में कहा, उसको अन्यथा न लिया जाए राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए, वो न लें, क्योंकि ये सही है कि हम राजशाही स्वीकार नहीं कर सकते, डिक्टेटरशिप स्वीकार नहीं कर सकते। लोकतंत्र को हमने स्वीकार किया है, लोकतंत्र ने ही हमें यह ताकत दी है कि हम ऐसे नेताओं को कुछ कह ले रहे हैं, इसलिए उसको परिहास में ही लिया जाए। नेताओं की बड़ी भूमिका है हमारे देश में, लेकिन अब जब उनकी गलत हरकतें आती हैं ना, तो फिर सामने तो मन कहता है कि इनको जरा कुछ खरी खोटी भी सुनाया जाए। ये सब करने के लिए देखिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए, बहुत चतुरता चाहिए, योग्यता चाहिए। साधारण आदमी नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकता। और ठीक कहा आपने कि धैर्य की बहुत जरूरत होती है, और धैर्य उनमें रहता है। 5 साल तक जो लाल बत्ती में घूम रहे हैं, लाल बत्ती तो अब खत्म हो गई, लेकिन उस तरह का जो रुतबा रहता है, और अचानक हार जाने के बाद वो अब आप अचानक जीरो हो जाता है। हम लोगों के साथ तो हो जाए तो शायद हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के वैसे के वैसे ही ठीक है, अगले 5 साल बाद फिर आएंगे। जी जी जी। अब है ना खबर, महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश पर केस, जो 5 साल तक जिनके इशारे से छत्तीसगढ़ का पत्ता डोला करता था, अब उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज कर दिया, जो उन्हीं के अंदर एक समय में। सही बात। तो ये जो परिस्थितियां बनती हैं, इसमें राजनेता पहले से तैयार रहते हैं। अब भूपेश बघेल जी, अब इसकी खबर की चर्चा करने, भूपेश बघेल जी के कल मैं सुन रहा था पत्रवार्ता में, वो कह रहे थे कि हमने खुद मुकदमा दर्ज कराया महादेव ऐप में जो लोग शामिल थे, जो सट्टा खिलाते थे। 400 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, देश के अन्य हिस्सों से भी गिरफ्तार करके लाया गया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई थी। तो फिर मैं कहां से इसमें शामिल हो गया? वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो जिनसे पैसा बरामद किया गया था एक होटल में, जिसने कहा है कि इतना पैसा हमने इनको दिया है, वो गाड़ी जिसमें वो बैठा था, वो गाड़ी
एक भाजपा नेता के, कद्दावर नेता के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। ईडी ने जो विज्ञप्ति जारी की वो बनाई गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। ये सब तमाम आरोप जो उनका था वो सीधा सीधा ये संकेत था। उनका संकेत क्या था? सीधा सीधा उन्होंने कि राजनीतिक खेल है, राजनीतिक खेल है। भारतीय जनता पार्टी हमको परेशान करने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है। देखिए, ये तो एक जाना माना सत्य है कि राजनीतिक खेल होते हैं जी, और चुनाव से पहले बहुत ज्यादा होते हैं। हर कोई खेलता है, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है और जिसको जितनी सूचनाएं या अंदर खाने की बातें पता चलती हैं जी। अब ये चीज वो गलत है कि सही है, ये तो बड़ी सीधी सी बात है, अदालत में ही डिसाइड होगा। अब ये समय सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इन केसों को चलने में 8 साल 10 साल 15 साल तक लग जाते हैं, तब तक लोग उसको भूल जाते हैं और बहुत साल बार तो ये भी लगता है, पता चलता है बाद में कि नहीं वो कुछ नहीं था, खत्म हो गया। जी, कई बार ये होता है धर साहब, आपने महसूस किया होगा, हम लोगों ने भी कई बार देखा है कि राजनेता पक्ष और विपक्ष के जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं उनके आपस में बड़ी अच्छी सेटिंग रहती है कि मेरी सत्ता आएगी तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूँगा, बोलूँगा जरूर, करूँगा नहीं, और जब तुम्हारी आए तो तुम भी ऐसे ही करना। तो यहाँ सेटिंग नहीं हो पा रही लगता है। पता नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह तब विपक्ष में थे, अभी पिछली विधानसभा में जी, और उनको कोरबा में कोई कार्यक्रम था, कोरबा में या इसी के आसपास कहीं कार्यक्रम था, और उनका आखिरी समय पे जो भी उनका वो साधन था वो नहीं आ पाया, तो बघेल जी ने अपना हेलीकॉप्टर दिया था उनको जी। जो आप आपस में ये संबंधों की बात कर रहे हैं, उनको क्योंकि पहुंचना भी जरूरी था, मेरे को ध्यान नहीं अब क्या कार्यक्रम था, अपना हेलीकॉप्टर दिया था उन्होंने। तो वो तो आपस में संबंध रहते हैं, लेकिन राजनीतिक अभी जो हम बात कर रहे थे, राजनेता ही ये खेल खेल सकते हैं जी। बहुत इसके लिए धैर्य भी चाहिए, बहुत चतुरता भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। अब जब उनको जरूर, अगर अभी आज भूपेश बघेल जी बीमार पड़ जाते हैं किसी भी कारण से, भगवान ना करे, लेकिन अगर होता रहता है तो ये साय जी सबसे पहले ये पहुंचेंगे उनके वो तो खैर शिष्टाचार माना जा सकता है, मतलब शिष्टाचार है, मतलब दुश्मनी नहीं है जी जी। ये राजनीतिक खेल है, अब उसमें है, और ये तो अदालत में अब डिसाइड होगा जो भी होगा, लेकिन सच्चाई तो है तो हुआ तो है, ये गड़बड़ तो हुई है। हाँ, इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं, धुआं दिख रहा है तो कुछ न कुछ तो रहा होगा, ऐसा नहीं कि और बहुत मोटा गेम हुआ है जी। आज तो मैं थोड़ा सा देख रहा था, 500 करोड़ रुपए कोरोना के समय में हर महीने खेल होता था, 500 करोड़ रुपए का। जी जी। तो जो मतलब छोटा मोटा नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा केस तो है, लेकिन अब मूल वही है कि क्या इनको सिर्फ मुकदमा दर्ज होने तक ही मामला रहेगा कि आगे चला जाएगा? अभी तो मेरे को ये लग रहा है कि ये तो अभी मुकदमा ही दर्ज होगा। और लेकिन एक चीज धर साहब, एक बात मेरे मन में आ रही, मैं बीच में आपको रोक के कह रहा हूँ, जो अचानक आई बात और कह लूँ, हो सकता है बाद में न कह पाऊँ, संकोच करूँ, शिष्टाचार निभाऊँ, लेकिन अभी आ गया तो कह दूँ। हमारे खिलाफ भी एक मुकदमा भूपेश बघेल जी की सरकार में दर्ज हुआ, टोटल झूठ है। जो मामले इनके खिलाफ दर्ज हुए ना, ऐसे ही मामला मेरे खिलाफ भी दर्ज हुआ था। अच्छा। एकदम झूठा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, लेकिन दर्ज हुआ था। तो जो दर्द मुझे हुआ था, अगर हकीकत में भूपेश बघेल सही हैं तो यही दर्द उनको भी हो रहा होगा। बिल्कुल। अब देखिए, आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज, मैं बहुत छोटा जी हूँ, भूपेश बघेल से तुलना मतलब करना मैं वो नहीं, मैं तुलना नहीं, ये तो आप कानूनी स्थिति की तुलना कर रहे हैं, आप व्यक्ति की तुलना नहीं कर रहे हैं। इसमें वो स्थिति है कि भाई मैं सच्चा हूं फिर भी मुकदमा हो गया, अगर वो सच्चे हैं तो फिर भी मुकदमा हो गया, तो दर्द होगा। लेकिन आपके विरुद्ध अगर कोई हुआ है तो वो तो लोकल आपस की कुछ दुश्मनी के कारण हुआ होगा, मेरे को। हाँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप राजनीति में नहीं है, दर्ज हो सकता है ना मुकदमा। हाँ, झूठा मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये भूपेश बघेल जी के शासन काल में हमने भी महसूस किया है, आम जनता भी इस बात को समझती है। तो ये झूठे मुकदमे दर्ज करने का जो चलन है, ये आपने अगर किसी के लिए रास्ता, अपने लिए रास्ता बनाया तो दूसरे के लिए भी वो रास्ता बन जाता है ना। वही है, बिल्कुल। वो जो है, जब भाई 5 साल बाद 10 साल बाद फिर कांग्रेस आएगी सत्ता में वापस जी, फिर वही EOW जो आज इनके विरुद्ध मुकदमा कर रही है, वो उनके अंडर हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर वो भी मुकदमा दर्ज करेंगे, और ये खेल तो चलता रहता है। लेकिन अधिकतर तो हमने, आप ज्यादा जानते हैं, होता कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं। 2018 में चुनाव के समय भूपेश बघेल जी बोलते थे डॉक्टर रमन सिंह को बिल्कुल 100% जेल में डालूंगा। उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां की है, उनके बेटे को। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के। और जब सरकार आई तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल 5 साल तो निकल गए। और डॉक्टर रमन सिंह भी अभी चुनाव प्रचार के दौरान बोलते थे कि ये
गेरुआ गरुआ ये वाला जो मामला, इसमें करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, एक फहरिस्त तैयार करके वो भी कहते थे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं। ईओडब्ल्यू में जरूर एक मामला हुआ है, अब देखिए बाकी में होता है कि नहीं होता। मेरे को लगता है क्योंकि हमारी जो पीछे का ज्ञान है वो यही बताता है कि होता कुछ नहीं है, सब जो है धीरे धीरे शांत हो जाता है, और 5 साल 10 साल बाद, अधिकतर में 5 साल 10 साल बाद पता चलता है कि वो तो खत्म हो गया, क्योंकि गवाह नहीं मिले या केस जो है ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया था। खैर चलिए, चुनावी चीजें हैं। यहाँ पे चुनाव है, चुनाव के समय पिछली बार भी जब विधानसभा में पूर्ण बहुमत या एक बम्पर जीत जो कांग्रेस की हुई थी, उसके बाद भाजपा के बहुत सारे लोग कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब वो स्थिति निर्मित हो गई है, वो पलट गई है। अब भाजपा की यहाँ सरकार, केंद्र में तो उस समय भी सरकार भाजपा की थी, अभी भी है, लेकिन जो भगदड़ पिछली बार कांग्रेसियों में हुई थी, वो भाजपाइयों में हुई थी, वो भगदड़ इस बार कांग्रेस में दिखाई दे रही है। ये खबर है ना, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद सदस्य सहित सैकड़ों का भाजपा प्रवेश। ये कोरबा की खबर फ्रंट पेज पर लगी है। पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1200 कार्यकर्ता कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो गए। कल उसमें कई इनके कद्दावर नेता भी मंच पर मौजूद थे, और सबकी मौजूदगी में लोगों ने वो जय श्री राम के नारे लगाए, और वो जो गमछा है भाजपा का उसको ग्रहण किया, और सदस्यता उनको ग्रहण कराई गई। तो ये चुनाव के समय की भगदड़ माना जाए, या ये मान लिया जाए कि अब लोग ये समझने लगे हैं कि कांग्रेस में कोई दम नहीं रह गया, जहाँ दम है वहीं चलो। देखिए, मैं इसमें एक देख रहा हूँ कि ये भाजपा की एक जीत है जी, क्योंकि पाली तानाखार या तो गोंगपा और या कांग्रेस जी, इनका गढ़ रहा है, और वो हर बार दिखाया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो कोई हम हवा में बोल रहे हैं। सारे चुनावों का विश्लेषण अगर आप करिए, विधानसभा में है तो गोंगपा, और लोकसभा में है तो कांग्रेस जी। ये 1200 लोग अगर आए हैं, जैसे आए हैं, अगर क्या हो तो सामने दिख रहा है, सब न्यूज़पेपर भी और चैनल भी सब रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की आज के माहौल में, क्योंकि चुनाव से पहले हुआ है ये। जी जी। और ये कोई वो क्या बोलते हैं इसको, कि जस्ट लाइक दैट कर दिया नहीं। 1200 लोग आना और स्टेज पे खड़े होके आना, वो पहले होता था कि एक बड़ा कद्दावर नेता आया, बोले उसके साथ सैकड़ों लोग आए हैं तो 30-40 लोग 25 लोग होते थे पीछे, लेकिन ये 1200 तो आए हैं। तो ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, और बहुत अच्छा शायद माहौल पलटने वाला समय दिख रहा है मेरे को तो वहाँ पे पाली तानाखार में। जी 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 जी। अब इसमें एक चीज़ ये भी होती है धर साहब कि कई बार वो जो भीड़ रहती है ना, जैसे आप कांग्रेस की रैली देखेंगे और भाजपा की रैली देखेंगे, एक ही मोहल्ले से जब निकलती है, अपन छोटे स्तर पे बोल रहे हैं, बड़े स्तर पे भी ऐसा होता है, तो वही लोग, झंडे बदल जाते हैं, लोग वही रहते हैं। कई बार ऐसा दृश्य आता है, वो भाजपा की रैली में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ उनको पैसा मिला था तो वहाँ गए थे, इधर मिला तो इधर आ गए। तो वो स्थिति हो सकती है वहाँ भी कुछ लोगों की ऐसी हो कि कहा गया हो कि चलो भाई चले आए, लेकिन नगर पालिका की अध्यक्ष का, जिला महामंत्री कांग्रेस का, जिला पंचायत सदस्य का, ये सारे लोगों का उसमें आना, ये बड़ी बात मतलब होती है। कद्दावर नेता, उस जिले के, उस जगह के, उस क्षेत्र के कद्दावर लोग जो हैं वो आए हैं। और देखिए, मैं एक बात बता दूं, रैली में और इसमें फ़र्क है। रैली में तो कौन सभी जाते हैं, वो वही, अगर 10 लोगों का किसी मोहल्ले का ग्रुप है तो वो 10 जो हैं एक ही पार्टी के, फिर दूसरी पार्टी के, फिर तीसरी में जाएंगे, लेकिन यहाँ खुल के वो सामने आए हैं। जी जी। तो वो मेरे को लगता नहीं है कि उस तरह का हम कंपेयर कर सकते हैं। ये अपनी समझ से और अपने नेता को देखते हुए ये लोग आए हैं, तो ये भाजपा में ही रहेंगे ऐसा लगता है। हाँ, दोनों दृश्य हम लोगों ने कई बार देखा है कि जो शामिल हुए हैं ना, उनके बारे में बाद में खबर आती है कि ये तो पहले से उस पार्टी में थे। ये भी हो सकता है, या आज वो इस पार्टी में शामिल हुए तो कल दूसरी पार्टी में चले गए, इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। लेकिन जो बड़े नेता है, जो नामवर लोग हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर लोगों की दृष्टि रहती है, और लोगों को लगता है कि आज यहाँ कल वहाँ, तो फिर आप खत्म। एक बार वो भजन लाल जी ने किया था ना, एक दिन में 3 पूरी सरकार ही बदल दिए थे। दो बार नहीं, एक बार दिन में 3 बार, एक बार दिन में 3 बार पार्टी बदल लिए थे। तो वो बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है वो जी। अभी जैसे नीतीश कुमार को कहा जाता है पलटू राम, और उन्होंने प्रूव किया कि वो हैं। इसमें लेकिन एक ही दिन में नहीं किए, वो साल 2 साल टिकते हैं, समय के साथ उसके बाद कर लेते हैं, और हर बार यही बोले कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा जी, कसम खा रहा हूँ नहीं जाऊंगा।
लेकिन राजनेताओं की कसम तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते उनका ये है, पता नहीं उनका कैसे रहता है, वो जब भी करते हैं जी तो वो ऐसा लगता है ये तो ठीक किया इन्होंने। हाँ, वो इतनी मासूमियत से किसी बात को कहते हैं कि लोगों को लगता है नहीं अभी जो बोल रहे हैं यही सही है, यही सही वाला है। हाँ, पहले वाला गलत। जब वो राजद में गए थे तब भी उनका यही, आरजेडी में गए थे तब भी यही था। ठीक है, खैर वो राजनेताओं का हिसाब किताब है। बाकी मेरे को लगता नहीं, जैसे आपने बताया, जब एक कद्दावर नेता बाहर निकलते हैं तो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे फिर। जी हटेंगे तो उनका खत्म, जैसे नीतीश खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। बार बार अगर आप बदलोगे ना तो जो कहा जाता है कि काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती, तो एक बार तो चढ़ गई, दूसरी बार तो जल जाएगी। द्रमुक के लिए फ्यूचर गेमिंग बना सबसे बड़ा दानदाता। निर्वाचन आयोग ने जारी किया नया डेटा, भाजपा पहले, कांग्रेस तीसरे स्थान पर। अब द्रमुक के नाम पर हेडिंग लगी है जी। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह की चर्चा देश में भी चल रही है, या जो लोग आपस में बातचीत के दरमियान कहा करते हैं कि ये 2 नंबरियों का पैसा सामने आया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कारण आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइट किया या निर्देश दिया, तल्ख टिप्पणी की, उसके बाद ये सामने जो दृश्य दिख रहा है। अब उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक ये नहीं पता लग रहा है कि किस पार्टी ने किस पार्टी को दिया, कितना दिया और उस पार्टी को कितना मिला। अगर वो क्लियर हो जाएगा तो शायद और दृश्य स्पष्ट होगा। अब इस पे तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं या जो भाजपा के नीति निर्धारक लोगों में शामिल हैं, वो लोग कहते हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिया था वो ब्लैक मनी रोकने के लिए लिया था। ये एक फ्यूचर प्लानिंग थी कि भविष्य में जा कर के आपको किस तरह की का चंदा लेना है, किन लोगों से लेना है और उसका उपयोग कैसे करना है और क्या बताना है। अब 2 पक्ष हैं इसमें, एक कह रहा है सही था, एक कह रहा है गलत था। आप क्या मानते हैं? देखिए, पूरे संसार में राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती हैं जी, और उसके बगैर वो जी नहीं सकती हैं जी। अब एक टेबल के ऊपर से, एक नीचे से, एक नीचे से जी। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का किया था, तो ये टेबल के ऊपर वाला है जी जी। क्योंकि जो भी कंपनी खरीदेगी इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको दिखाना पड़ेगा वो पैसा कहाँ से आया। एसबीआई के पास तो रहेगा ही, तो जहाँ पे आप बॉन्ड ले रहे हैं, हाँ, तो वो उसको दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा उसने कहाँ से लिया है, और जिस पार्टी को मिला है उसको ये दिखाना पड़ेगा कि इतना पैसा मेरे को मिला है। तो एक तो उसमें तो सच्चाई आई है, लेकिन ये बात पक्की है कि इसमें सारे जो हैं कोयले के कमरे में जो निकल गए हैं, कोयले के घर में, वो सब काले हैं। सारी पार्टियां काली हैं। कोई भी पार्टी नहीं बोल सकती कि नहीं वो वाला चोर है और मैं नहीं हूँ। नहीं, हाँ, कोई छोटा कोई बड़ा है, सब। हाँ, सब ने लिया है। और ये बात पक्की है कि जो पार्टियां बहुत अपने को बोल रही थी कि शोर मचा रही थी कि भाजपा को चंदा मिलता, उनको भी कम नहीं मिला है जी। बहुत अच्छे अमाउंट्स मिले हैं उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ता पक्ष के को ही नहीं दिया गया है, उन लोगों को भी दिया गया। कहीं ना कहीं किसी तरह का प्रेशर था, तो उसमें उन लोगों को भी, जैसे तृणमूल कांग्रेस है वो सिमटी हुई है बंगाल में, भले ही वो यहाँ से भी लड़े, आसाम से भी लड़े, कहीं से भी लड़े, लेकिन 1000 करोड़ से ज्यादा उनको भी मिला। हाँ, उनको मिला। भाई क्या कैसे मिल गया उनको? द्रमुक को 600 कितने करोड़ मिला है, वो भी तो सिमटे हुए। सबसे ज्यादा पैसा लॉटरी किंग ने दिया। हाँ, 600 करोड़ मिला है, तो वो भी तो एक ही राज्य में सिमटे हुए हैं। जी जी। और भाजपा जो है 18 राज्य में है, पूरे देश में है, और वो सेंटर में भी है। तो भाजपा को जो उस हिसाब से अगर देखें, अगर आप तुलनात्मक करें, तो भाजपा को कम मिला है। मतलब मिला है, सस्ते शब्दों में कहेंगे जिसकी जितनी औकात थी उसको मिल गया। किसी को ज्यादा मिल गया औकात से, किसी ने प्रेशर ज्यादा डाल दी, लेकिन सब काले हैं इसमें। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको नहीं मिला, अलग अलग। और हाँ, एक चीज जो बहुत अडानी अंबानी जो बहुत हो रहा था, वो गायब है इसमें। बड़ी अजीब बात है। हाँ, उनका नाम कहीं नहीं आ रहा है। वो बड़ी अजीब, पता लगा लॉटरी किंग के नाम पे दिए होंगे, या तो कंपनी का नाम आता है उसके नाम पे दिए, लेकिन हालांकि ऐसा संभव नहीं है। खुल के जब करेंगे तो संभव नहीं है। नीचे से जो दे दे उसको किसी को पता नहीं चलेगा। जी। वो तो बड़े बड़े राजनेता बोलते हैं कि ये जो अभी मेरे अगेंस्ट बोल रहा है, ये फलाना राजनेता या फलाना, ये सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, ये जो मेरे खिलाफ बोल रहा है दिन में, रात को मेरे ही पास आता है। भैया वो सवेरे वो बोलना पड़ता है मजबूरी में, इतना दे दो हमारे को। तो ये तो पक्की बात है कि, लेकिन अडानी अंबानी नहीं आए। असल में इनको सबको ये
सोच थी कि इसमें ये जब खुलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड का तो अडानी और अंबानी के का नाम आएगा, हजारों करोड़ उसमें दिखेंगे और हम उसको लेके उछालेंगे। इसीलिए आप देखिए जो ही ये सब साफ हुआ, कोई नहीं बोल रहा इसके बारे में, बिल्कुल नहीं बोल रहा, किसी तरह की कोई बात नहीं आ रही है। जबकि इसमें शायद वेदांता का भी 300-400 करोड़ का है, जो कि ओवरऑल में बहुत कम हो रहा है, लेकिन आवाज बंद होगी सबकी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब काम करने वाले लोग बहुत चतुर होते हैं, उनको मालूम है कि कहीं राज खुल गया तो गड़बड़ा जाएगा, तो कहीं खुल गया के चक्कर में सारी चीजें पहले से तय रहती है, उसको ठीक ठाक रखा जाता है। और डीएमके, कल उनके नेता स्टालिन भी बाकायदा मंच पर थे, और लॉटरी किंग की उसकी मैं कहानी पढ़ रहा था कल परसों, किसी चैनल पे थी, उसमें वेब पोर्टल पे। 40-50 साल पुरानी कंपनी है। हाँ, ये आज ऐसा नहीं कि आज ही हुई है। हाँ, उन्होंने अपना तरीके बदल लिए हैं जी। और उनसे चंदा लेने वाले लोग, और आनंद की बात ये रही, आनंद की क्या, विषाद की बात है, कष्ट की बात है, उत्तर भारतीयों को गाली देने वाले, हमारे संविधान को गाली देने वाले, सनातन धर्म को गाली देने वाले डीएमके के ये चुट्टे, मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ राजनीति करने वालों के लिए, उसको जब इस तरह की भाषा बोलते हैं लोग, उनको इसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है कि तुम भारत के एक हिस्से हो, हम हमारे हिस्से, हमारे अंग हो, लेकिन अगर हमको काटने की कोशिश करोगे तो जिनके साथ बैठोगे वो भी देश से कट जाएंगे। बिल्कुल सही। ये राजनेताओं को समझना होगा। आप दुखी होके बोल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही बात है, हम भी दुखी हैं उस बात से, जितनी गंदी भाषा इन लोगों ने प्रयोग करी। लेकिन अब वही है, राजनीति है। अब कांग्रेस को, सपा को, बसपा तो खैर बाहर ही है, और भी जो दल उनके साथ हैं 15 गठबंधन में, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि डीएमके इस तरह की भाषा बोलती है, तो उनको भी अगर ये समझा दें कि भाई कोई एक शब्द नहीं बोल रहा, ना उस विषय पे नहीं। अच्छा देखिए, उसी के साथ साथ संदेश खाली पे भी एक शब्द नहीं बोला किसी ने, बिल्कुल नहीं बोल रहा। अगर एक दुर्भाग्यवश किसी महिला के साथ कोई गलत काम हो जाता है या कोई सामूहिक हत्याकांड हो जाता है, वो जो कि होगा, इतना बड़ा देश है, होते रहते हैं, जो ही वो भाजपा शासित प्रदेश में होता है तो सारे के सारे विदेश मिला के, यूरोप और अमेरिका मिला के तुरंत उस पर टिप्पणियाँ आनी, न्यूज़ बननी, वो मीम बनने, और एक्स में, वाई में, व्हाट्सएप में, सब जगह शुरू हो जाता है। और अभी संदेश खाली इतना भयंकर कांड निकला है बाहर, कहीं कोई विपक्ष में किसी ने कोई नहीं बोला। इवन तृणमूल कांग्रेस जो सबसे ज्यादा थी वो तो बोलती झूठ है, वो तो साफ ही बोल रहे हैं कि औरतें झूठ बोल रही हैं, हुआ ही नहीं है कुछ भी। जी, वही बात है ना कि अभी ये दूसरी जगह का मामला होता तो बड़ा बड़ा टिक्का और लाली और लिपस्टिक लगा के सड़क पे मोमबत्ती लेके खड़ी जो दिखाई देती ना, वो इस समय नहीं दिख रही है। वृंदा करार सबसे आगे रहती थी, लेकिन वो सब चुप बैठी है। खैर, अब ये सबका राजनीति करने का तरीका है, लेकिन मेरे जैसे लोगों का तो ये मानना है कि जो राष्ट्र के विरोध में बात करे, जो समाज के विरोध में बात करे, ऐसे व्यक्ति को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, समाज ही नहीं रहेगा, तो हम और आप रहेंगे कहाँ। और सबसे बड़ी बात है कमलेश जी, हमको पहचानना पड़ेगा, सामयिक फायदे के लिए, आज के लाभ के लिए हम उसको छोड़ दें, गलत बात है। अगर हमको थोड़ा बहुत लाभ भी हो रहा है, उससे नुकसान भी अगर हो जाए थोड़ा बहुत, हमको नहीं उसमें ज़्यादा सोचना चाहिए। और हमको जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो राष्ट्र अहित की बात कर रहे हैं, या सनातन का किसी भी धर्म के विरुद्ध जो बात करे और गंदे तरीके से बात करे, उनको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। उन महिलाओं के संदेश खाली की बात कही आपने, तो उन महिलाओं का दर्द समझना होगा। कोई ऐसे ही अपने आप को बेइज्जत करने के लिए सड़क पर नहीं आएगा। महिला तो नहीं आएगी। पुरुष तो एक बार बदमाशी कर सकता है, लेकिन महिला नहीं आएगी। और एक महिला, 2 महिला, 4 महिला गलत हो सकती है, सैकड़ों हजारों लोग अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए सड़क पे नहीं उतरेंगे। ये राजनेता अपनी इज्जत की धज्जी उड़ा लेंगे, आम आदमी अपनी इज्जत को बचा के रखना चाहता है। वो साधारण महिलाएं हैं, साधारण घर की साधारण महिलाएं हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो क्या करने जा रही हैं, लेकिन जब उनका दुख जो है वो उबल के बाहर निकला तो सब इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होकर उन्होंने कहा कि ये देखिए, तभी तो इतना शोर मचा, नहीं तो शायद ये फिर दब जाता। ईडी वाला केस देखिए, उसमें भी मैं बोलूंगा, हम लोग बात में छोड़ गए। ईडी के ऊपर हमला वो कोई छोटी बात थी क्या? बहुत बड़ी बात थी वो भी। उसको भी किसी पार्टी ने भर्त्सना नहीं की, किसी ने गलत नहीं बोला, और ईडी का केस तो लगभग दब ही गया था। जी। अगर ये महिलाएं हिम्मत करके खड़ी नहीं होती, मुकदमे दर्ज नहीं होता, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, लगभग दब ही गया था। और ये शाहजहां शेख, अब इसमें भी
दुख की बात यह है कि जब तक हाई कोर्ट ने नहीं बोला तब तक शाहजहां शेख जो है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा था। हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है भैया, ईडी और सीबीआई भी अरेस्ट कर सकते हैं, अगले दिन बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो उनको पता था, उसकी तो मेहमान, मतलब उनको सब पता था कि वो कहाँ पे है, क्या है, सिर्फ वो शांत होके बैठे हुए थे। उनकी मेहमान नवाजी की जाती थी सरकार की तरफ से कि भाई ठीक है, इसको कोई सुविधा असुविधा ना हो, ये सारा कुछ व्यवस्था उनके। और जैसे उनको लगा तो वैसे बोले चलो भाई। और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए जब उसको लेके जा रहे थे, ऐसा ऐसा करते हुए चल रहा था। तो उसी से लग रहा था कि वो कुख्यात आदमी है। खैर वो अलग बात होती है, लेकिन जिस तरह से संदेश खाली में माताओं को बदनाम करने की बात की गई, माताओं को बदनाम किया गया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों के पक्ष में सरकारें खड़ी दिखाई दी या लोग खड़े दिखाई दिए, वो अत्यंत निंदनीय है। और उसको, राजनीति में तो सब कुछ चलता है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने उनकी तरफदारी नहीं की, उन महिलाओं के साथ नहीं खड़े हुए, वो महिलाएं दिल से तो उनको माफ नहीं करेंगी। नहीं, माहौल बदलेगा। देखिए बंगाल में पक्की बात है, नहीं माहौल बदले, माहौल बदलेगा, राजनीतिक माहौल बदल सकता है। जिन्होंने उसके बारे में नहीं बोला, उसकी बुराई नहीं करी, उनकी भी भर्त्सना होनी चाहिए। क्यों भाई, आप तो छोटी छोटी बातों पे दौड़ दौड़ के जाते थे, लेकिन आज जब इतना बड़ा कांड हो गया, सैकड़ों हजारों महिलाएं बाहर निकल के बोल रही है हमारी इज्जत लूटी गई, इससे विभत्स स्थिति नहीं हो सकती कोई भी कि कोई औरत बाहर होके बोले कि हमारी इज्जत लूटी जा रही थी। जी। और फिर भी हम लोग बोल नहीं रहे हैं, तो वो उनकी भी भर्त्सना होनी चाहिए। कोई भी हो, वो माँ है, बहन है, बेटी है, वो जिस परिवार की है, उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रहेगी उसकी कल्पना की जा सकती है। और माँ पे एक बड़ी अच्छी खबर है, हालांकि जो IVF का एक तकनीक है उसके जरिए बहुत सारी बिल्कुल, मैं भी सोच रहा था उस बारे में जरूर बात करेंगे। बहुत सारी माताओं ने अपनी संतति को जन्म दे करके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये थोड़ा अलग किस्म की खबर है। 58 साल की सिद्धू मूसावाले की माँ, सिद्धू मूसावाले की 22 में हत्या हो गई थी 2 साल पहले, और उनकी माँ ने निर्णय लिया कि वो सिद्धू मूसावाले को फिर से अपने गर्भ में लाएगी और उसको इस धरती पर उतारेगी। उसी पे हेडिंग बड़ी अच्छी है, माँ मैं लौट आया। वो मैं सिद्धू मूसावाले को कभी नहीं सुना था, जब हत्या हुई तो उसके बाद जाने कि कोई सिद्धू मूसावाले था जो पंजाबी सिंगर था और बड़ा फेमस था। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी कई जगह उस मामले को लेकर प्रोटेस्ट किया था सिख समाज के नवयुवकों ने, तो उसी से समझ में आया कि कितना पॉपुलर था वो। एक बेटा, उसकी हत्या हो गई, माता पिता के पास कोई सहारा नहीं है जीवन का, और 58 वर्ष की अवस्था जो अधेड़ा अवस्था हो जाती है, बुजुर्ग अवस्था कह लीजिए, वो समय होता है कि अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई, उस समय इतना बड़ा निर्णय लेना कि नहीं मैं फिर से अपनी संतान को इस धरती पर उतारूंगी, तकनीक का सहारा लिया। बहुत बात है सर। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी देखिए, मैं तो नमन करता हूँ इस टेक्नोलॉजी को, नहीं तो पहले तो संभव नहीं था। और दूसरा, उस दंपत्ति का ये निर्णय लेना, बहुत सोच के बहुत समझ के उन लोगों ने निर्णय लिया होगा। और उसके बाद उसने 1 साल तक ये अपने 9 महीने तक अपने पेट में रखा और उसको शांत रखा। खबर को किसी को कहीं कोई खबर नहीं थी इस बारे में। जो भी उन्होंने किया वो बहुत अच्छे शांत होके किया। लेकिन मेरे को भी बहुत प्रसन्नता हुई कि वो उस घर में वापस कोई एक बच्चा आ गया, और वो बच्चा जो है उसको पालेंगे, कब पता नहीं है, उसके बड़े होने तक जीवित भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 58 और वो, लेकिन बुढ़ापे का सहारा तो मिल गया उनको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और दोनों तरफ से अभी तो उसको पालने में है, वो भी एक सहारा है। भैया वो दादा दादी की उम्र के हो गए हैं, तो वो उस उम्र का बच्चा उनके घर में पोता बन के आता, तो तभी उसको पालते। तो आज वो बेटा बन के आ गया है, तो पालेंगे। तो वो तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खबर है, और बहुत उनको साधुवाद, बहुत उनको बधाई हमारी तरफ से, शुभकामनाएं कि बच्चा बड़े आगे बड़े होके उनको सेवा करे और देश की भी सेवा करे। जी चलिए कोरबा की ओर रुख करते हैं। किचन गार्डन से शुरुआत। अब 6 गाँव की महिलाएं ले रही हैं सब्जी के पैदावार। 40 डिसमिल जमीन पर लागत 2150 और कमाई 22,000 रुपये तक। रासायनिक खाद की जगह खुद के बनाए खाद का उपयोग। एक अखबार ने प्रमुखता से इस खबर को लगाया है। महिलाएं बनेंगी भाग्य विधाता। कोरबा में पुरुषों से 11,269 महिला वोटर अधिक। बाइक को चपेट में ले खेत में उतरा ट्रैक्टर, एक मौत। मार्च के अंत तक बकाया एरियर राशि का भुगतान होगा। बैठकों में श्रमिक नेताओं ने देरी का उठाया मुद्दा, तो SECL ने जारी कर दिया आदेश। सेवानिवृत्त कोल कर्मियों को रेट पर मकान देने की बनी योजना, रेंट पर मकान देने की बनी योजना।
लगातार शहरी व ग्रामीण अंचल में खुल रहे रेत घाट, कीमत हुई आधी। घमोटा रेत घाट को मिली नई मंजूरी, नए घाट हो रहे हैं संचालित। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से बाइक सवार की मौत। बड़ी खबर नहीं है। यातायात संहिता लगते ही यातायात पुलिस एक्शन में। आचार संहिता लगते ही यातायात पुलिस एक्शन में। चौक चौराहों में कार्रवाई शुरू। हर चुनाव में अहम होता है महिला मोर्चा का कार्य, सरोज पांडे ने बात कही है। अब खबरें बहुत बड़ी तो नहीं हैं, लेकिन एक खबर, किचन गार्डन से शुरुआत, अब 6 गांव की महिलाएं ले रही हैं सब्जी की पैदावार। बहुत सुंदर खबर है ये, बहुत सुंदर खबर है ये जी, क्योंकि महिलाएं देखिए, एक बार सबसे बड़ी बात जो होती है, एक बार अगर महिलाओं ने या उनके समूह ने ये निर्णय ले लिया कि ये करना है, फिर उसको भगवान भी नहीं रोक सकता जी। और इन्होंने निर्णय लिया होगा। 40 डिसमिल कोई बहुत बड़ी जगह नहीं होती है, लेकिन 40 डिसमिल में 2100 रुपये का खर्चा किया और 22,000 रुपये कमा लिए। मतलब लगभग 20,000 रुपये कमाए होंगे 6 महीने में या 4 महीने में। तो ये देख के जितनी छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, उनको सबको छोटे छोटे समूह बना के, और जो गांव की परती पड़ी है ज़मीन, खाली पड़ी हुई है ज़मीन, उसको पंचायत से लें, भले ही उनको 2-4 हज़ार रुपये किराया भी दे दें, उसके लिए उनका भी फायदा होगा। और इस तरह की सब्जी करें, और लोकल सब्जी जो बाहर से 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर से सब्जी जो आती है कोरबा में, वो सब्जी भी ताजी मिलेगी और रेट भी कम मिलेगा और इनको फायदा मिलेगा। ये तो मेरे को बहुत रोंगटे खड़े हो गए ये पढ़ के कि वो 2100 और 2000 रुपये लगाया और 22,000 रुपये कमाया। जी, बहुत सुंदर खबर है। और उसमें और एक अच्छी बात यह कि रासायनिक खाद वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी। जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा रोगों को निमंत्रित करने वाला की खाद है। अब वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से जो चली आ रही है एकदम पुराने ज़माने से कि भाई गोबर और इससे जो खाद बनती है, उस खाद का इस्तेमाल करके जो फसलें उगाई जाती हैं, जो सब्जी उगाई जा रही है, वो हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, महिलाओं से ज़्यादा कौन समझेगा। और उसमें खर्चा नहीं होता जी। गोबर गांव से मिलता है, सूखे पत्ते गांव से मिलते हैं, जैसे नीम वगैरह का, नीम की निमोली और गुड़ और क्या क्या हल्दी वगैरह मिला के उसको रासायनिक कृमिनाशक भी बना लेते हैं, वो भी लगभग घर में ही है सब। तो ये अगर हो जाए, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये अगर फैल जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हमको रसायन रहित सब्जियां मिलेंगी। क्योंकि आज हम क्या खा रहे हैं हमको खुद नहीं पता। जहर है। इतनी बड़ी लौकी सवेरे इतनी बड़ी हो जाती है। और खाना भी मजबूरी है जी, खाना भी मजबूरी है, विकल्प नहीं है। अब ये विकल्प बन के अगर हमारे सामने आती हैं महिलाएं, अगर ये सब्जी सब जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सब जगह तभी पहुंचेगी जब उनका रकबा बढ़ेगा। ज्यादा मेहनत करेंगी, ज्यादा उनको जगह मिल जाएगी और काम करेंगी। तो सरकार को और हमारे जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, हमारे तो मंत्री जी लखनलाल जी खुद मंत्री हैं, हालांकि ठीक है कृषि मंत्री नहीं है, लेकिन मंत्री तो हैं। मंत्री मतलब वो संघ इसमें बैठते होंगे बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में, उसमें उनको बोलना चाहिए जाके, भैया इसको उठाइए, कृषि मंत्री जी कृपया इसको उठाइए, कहाँ मदद लगती है आप बताइए। वो तो खैर थे कि एक बार अगर मंत्रिमंडल में की बैठक में डिसीजन हो गया तो शासन के प्रशासन के लोग खुद मदद करेंगे। नहीं, ये योजना है, ये सरकार की योजना है, लेकिन वो महिलाएं आगे नहीं आती, लोग आगे नहीं आते, उनको लगता है कि घाटे का सौदा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस खबर को पढ़ने के बाद कि 2150 रुपये, लगभग 2200 रुपये आपने खर्चा किया और उतना ही 1000 आपने फायदा पाया। 22,000 जी 2200 खर्चा करके 22,000 का फायदा आप कौन से धंधे में कर लोगे? कहीं नहीं कर पाएंगे। बस मेहनत है, रख रखाव, और माताएं तो रख रखाव करने में माहिर हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, देखिए जब महिलाएं करती हैं ना, तो चोरी चमारी भी नहीं होती उसमें, बिल्कुल नहीं होती। आपस में जो हो जाता है वो भी नहीं होगा। वो एक पैसे का हिसाब रखेंगी और एक पैसा जब बांटना होगा तो उसे बड़े प्रेम से सबका हिस्सा दिया जाएगा। उसमें काम भी जिसको जो काम दिया जाएगा वो अपना काम भी सब करेंगी। वो आदमियों के काम में हो जाती है गड़बड़, लेकिन महिलाओं के काम में ना गड़बड़ होती है और ना उसमें कमी आती है किसी तरह की, और ना चोरी होती है। बिल्कुल सर, 9 महीने तक जिस बच्चे को गर्भ में रखती हैं और उसके बाद किस तरह से उसको पाल करके बड़ा जवान बना देती हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि उनका बेटा कब जवान हो गया, कब शादी हो गई, कब बहू आ जाती है, बहुएं टोकती हैं, तब उनको पता लगता है कि अब दूसरी आ गई है। तो वो पालने का उनका स्वभाव है, ईश्वर ने उनको प्रदत्त कर रखी हो सकती है। तो सब्जी भी उगाती जो है, जो उसमें बीज डालती होंगी, अंकुरित होता होगा, तो उस समय से लेकर के और फल आते तक उसकी जो परवरिश करती होगी, वो भी तो जन्मदात्री हुई ना। वहाँ पे भी तो उनका जो भाव उसके साथ जुड़ा होता होगा, वो कितनी
स्वादिष्ट सब्जी उसकी बनेगी, खा के एक बार देखा जाएगा तो पता लगेगा। क्योंकि भाव सबसे बड़ी कौन से गांव में हो देखिए, चलिए किसी दिन घूम के आते हैं। बिल्कुल। और ये आसपास कौन से गांव का है देखिए ना। जी जी, रामपुर की शारदा राठिया रामपुर इलाके की है। हाँ, अब इसमें पता करेंगे, इसमें थोड़ा पता करवाइए। इस रिपोर्टर से भी पूछेंगे भाई कहाँ कहाँ से पाए हो तो बताओ जरा, फिर उसके जरूर बाद जाएंगे हम लोग। हाँ। हम दोनों चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मिल के आएंगे, बल्कि सब्जी भी लेके आएंगे उनसे। जी जी और जी। जो दाम वो मांगेगी उससे ज्यादा दे के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोगों को जितना हम प्रोत्साहित करते हैं अच्छा है। वो समाज के लिए और देश के लिए, सबके लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। चलते चलते सेवानिवृत्त कोल कर्मियों को रेंट पर मकान देने की बनी योजना। 2 दिन पहले अभी SCCL के कोल इंडिया के उनके एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने एक बैकवर्ड क्लास के लिए एक बनाया है SCCL ने, उसके पदाधिकारी आए थे। तो मैंने उनसे चर्चा की कि भाई ये यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी है कि आपकी कॉलोनी पे लोगों का कब्जा हो गया है। CSEB में वही स्थिति हो गई है, बालकों में भी लगभग उसी तरह का बहुत है। तो अब उसमें कुछ होना चाहिए, नहीं तो लोग असामाजिक तत्व भी प्रवेश कर रहे हैं। जो सही लोग हैं तो ठीक है, लेकिन असामाजिक तत्व जाके कॉलोनी का जो मतलब पूरे परिसर का वातावरण बिगाड़ते हैं, तो कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों की पूरी तैयारी हो गई, 20 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग है और उस मीटिंग में तय हो जाएगा। इसमें रेंट लिखा हुआ है, उसमें हकीकत में वो लीज की बात कर रहे थे कि हम लीज पे, अब रेंट में जो भी तरीका वो लोग अपनाएंगे तो उसको दे करके जो मकान मालिक जो इसमें एम्प्लॉइज पहले रहते थे, रिटायर हो गए, उन्हीं को दे दो। और बाहरी लोग अगर वो नहीं लेंगे तो बाहरी लोगों को अवसर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा कर लेंगे तो उस जगह का उपयोग शुरू हो जाएगा। हाँ, सबके देखिए, बालकों में, CSEB में जी और SCCL में हजार मकान बने हैं। जी मतलब मेरे को लगता है ये 1 लाख से ऊपर संख्या होगी, मेरे को लगता है। बिल्कुल 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 है। और इसमें 10 से 15% पे अवैध कब्जा है। प्रशासन के जो लोग हैं वो बोलते हैं उनको कि हमको एक मकान दीजिए, उसके बाद वो छोड़ते नहीं हैं। जी जी। भले ही उनके 3 ट्रांसफर हो जाते हैं, वो वहाँ से 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, फिर भी वो छोड़ते नहीं हैं। तो धीरे धीरे वो जो कब्जे वाला जो है, और फिर उसके बाद असामाजिक तत्व हैं वो घुस जाते हैं। तो ये कब्जे वाला जो है, तो अगर निकालेंगे, एक तो उनको आमदनी होगी, दूसरे गलत आदमी नहीं आएंगे। अगर ये सेवानिवृत्त व्यक्ति रहेगा वहाँ पे तो ये गलत काम नहीं करेगा कभी। बिल्कुल नहीं, उससे उसी माहौल से उठा है, वो उसका रिश्ता होता है उस जगह से। जी जी। तो ये एक अच्छी पहल है। देखिए 20 तारीख की मीटिंग भिलाई में तो हो रहा है, भिलाई में तो दे दिया है, बहुत सारा दे दिया है लोगों को। और चूंकि अब परिस्थितियां बदली हैं, कर्मचारी कम हो रहे हैं, पहले कर्मचारी ज्यादा थे, उसके हिसाब से कॉलोनी बन गई थी। तो जो खाली रहेगी तो उसमें तो कोई भी प्रवेश कर ही जाएगा। तो उसका सबका सदुपयोग हो, वहाँ के लोग उसको खरीद लें और उसका ढंग से। अब जिनके लिए मकान नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं कि आप लोग इस तरह की भाषा बोलते हो, हम लोग जिनके पास जगह नहीं हो कहाँ जाए। तो आपको अटल आवास मिल रहा है और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं आपके लिए। आप एक व्यवस्था के तहत काम करिए ना, अव्यवस्थित मत करिए उसको। अव्यवस्थित करेंगे तो उससे बहुत सारी विसंगतियां पैदा होती हैं, उससे समाजद्रोही जो लोग हैं उनको अवसर मिलता है। सबको पता हो कि भाई अब ये है तो ये इस स्थिति में इस नियम के तहत मेरे को मिल सकता है। जी 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 जी। और चलते चलते वो खबर है ना, महिलाएं बनेंगी भाग्य विधाता, वो भी महिलाओं से जुड़ी हुई है। ये तो अच्छी खबर है जी। तो महिलाएं, तो अगर कोरबा की बात करें तो कोरबा में महिलाओं को ही चुनेंगी। 2 ही महिला हैं प्रमुख रूप से, हो सकता है और लोग भी चुनाव लड़े, सामान्य सीट है, लेकिन मुख्य मुकाबला ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे के बीच ही है। तो ये महिलाएं किसी एक महिला को अपनी सिरमौर बनाएंगी। ये तो अगर तब ज्यादा अच्छा रहता कि अगर एक पुरुष होता और एक महिला होती, लेकिन दोनों महिलाएं हैं, इसलिए उतना ज्यादा इसका असर नहीं है। लेकिन खबर अपने आप में ये कि महिलाएं ज्यादा हैं, वो अपने आप में अच्छी खबर है। क्योंकि लगभग पूरे देश का जो औसत है वो महिलाओं का कम है, 982 के आसपास है। यहाँ पे ये कम से कम मेरे को लग रहा है 1000 पे 1002 या 1004 हो गया होगा कोरबा में। जी जी जी। 1000 पुरुषों पे 1002 या 1004 हो गया होगा। जी जी जी। अब तो खैर अब अंतर नहीं रह गया है, अब लोग मानने लगे हैं कि लड़की और लड़के में भेद नहीं है। पहले तो जो एबार्सन वगैरह होता था उसकी संख्या एकदम न्यून हो गई है, सरकार भी कठोर है और लोग भी समझने लगे हैं कि बेटी और बेटे में फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ लड़कियों ने दिखा दिया है।
बस फर्क होता है उनकी परवरिश का। कई बार हम लोग लापरवाही करते थे, हमारे दिमाग में था कि बेटा हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, हमारा हाथ बटाएगा, तो उसकी पढ़ाई लिखाई परवरिश पे ज़्यादा ध्यान देते थे, लड़कियों पे कम देते थे। आज वो बदल गई स्थिति। आज दोनों को समान रूप से, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन जो ले रहे हैं, बड़े संस्थानों में जाके वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ आप देखेंगे तो लड़के लड़कियों की संख्या बराबर है। तो अगर पहले के हिसाब से देखें तो बाप ये सोचता है कि भाई लड़की को तो दूसरे घर जाना है, चलो इसको साधारण पढ़ाई BA में करा दो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अब वो अंतर नहीं रह गया है और होना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो कभी था ही नहीं। अब विषय अलग है कि सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर का देश, कब शंकर गौरी हो गया, कब कृष्ण राधा हो गया, ये समझ में नहीं आया, लेकिन अब फिर से उसी राह पे चल रहा है देश, ये अच्छी बात है। चलिए, जाते जाते आप सबों से आग्रह कि 7 मई को आपके यहाँ चुनाव है। 3 चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव है और देश में 7 चरण में चुनाव है। तो जिस भी चरण में आपका नाम होगा, आप उस दिन इस देश के भाग्य विधाता बन के वोट डालने जरूर जाइएगा। बिल्कुल, ये आज से ही प्रण करना है। सबको जाना है और अपना वोट, जिससे बाद में आप किसी को ये ना बोल सकें कि वो फलाना चुन के आ गया, वो तो ठीक नहीं है। आप जाइए, अपना वोट दीजिए, जिताइए अपने कैंडिडेट को। जी जी जी, ये इसको जरूर अभी से मन बना लें कि जिस दिन हमारे यहाँ वोटिंग होगी हमारे क्षेत्र में, उस दिन हमको वोट डालने जरूर जाना है। और किसी के प्रलोभन में नहीं आना है, बल्कि आत्म निर्णय लेना है, अपने निर्णय लेना है कि कौन अच्छा है। और अगर अवसर मिले तो उनसे देश से जुड़ी हुई दुश्वारियाँ, प्रदेश से जुड़ी हुई दुश्वारियाँ, अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई दुश्वारियाँ जो केंद्र से वाबस्ता है, उसको भी उनसे ज़रूर कहिएगा कि हमारे यहाँ की ये समस्या है, आप चुनाव जीतें तो इसको ज़रूर दूर करिएगा, इस समस्या को। चलिए, विराम हेडलाइंस को यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसा समय निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया।